एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह, परिवार, नातेदारी से संबंधित। और आप यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जीआईसी एग्ज़ाम में। तो अगर आप जो है ये वीडियो देखते हैं पूरा और अगर आप सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करते हैं तो इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन है सामान्य निवास, संख्यात्मक बल, संयुक्त संपत्ति, पितृपूजा। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो संयुक्त परिवार को कौन मजबूती प्रदान करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी सामान्य निवास और संयुक्त संपत्ति। ये क्या है? ये संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए, संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं वो है सत्तात्मक संरचना। मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। सत्तात्मक संरचना, उसके बाद है संयुक्त उत्तरदायित्व, फिर हमारा संयुक्त परिवार की विशेषता है बड़ा आकार, सामान्य रसोई घर हो गया, सामान्य निवास, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो पहला है पुनरुत्पादन, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है आर्थिक सहयोग, चौथा है शिक्षा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने चौथा क्या बताया था? उन्होंने परिवार के जो प्रकार बताए थे वो बताया था प्रजनन। इसके अलावा जीपी मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। 2 प्रकार उन्होंने बताए थे। पहला उन्होंने बताया था स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, दूसरा उन्होंने बताया था मिश्रित परिवार। ये 2 परिवार के प्रकार उन्होंने बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो उसको क्या कहते हैं? जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है शिशु सत्तात्मक परिवार, शिशु मूलक परिवार, फिलोसेंट्रिक परिवार, शिशु परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोसेंट्रिक परिवार। देखिए, ऐसा परिवार जहां बच्चे प्रभुत्वशाली होते हैं, यानी बच्चों की जहां पे प्रभुता ज़्यादा होती है एवं उनकी जो इच्छाएं होती है वो परिवार की नीति को निश्चित करती हैं, तो उसे संतानात्मक या फिलोसेंट्रिक फैमिली कहते हैं। और यह जो परिवार होता है ये आधुनिक समाज की विशेषता है, यानी ये मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है जिसमें कि बच्चों का ही चलता है। आधुनिक समाज का ये परिवार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मात्र सत्तात्मक हैं? ऑप्शन है नायर, खासी, भील, गोंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
नायर और खासी जनजाति क्या है, मात्र सत्तात्मक है। और इसके अलावा जो और मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं वो कौन सी हैं, वो है इरुला, और इसके बाद है कादर जनजाति, फिर एक और जनजाति है जिसका नाम है पुलायन। ये सारी जनजातियां क्या हैं, मात्र सत्तात्मक है। और नायर जनजाति कहाँ की है, ये केरल में है, केरल में पाई जाती है, केरल की है। तो ये सारी की सारी जनजातियां मातृवंशीय या मात्र सत्तात्मक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस कारक ने आधुनिक परिवार में स्त्री की स्थिति को बदल दिया है। ऑप्शन है उसकी पुरुष की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करने की इच्छा ने, दूसरा है अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति उसकी बढ़ती हुई उदासीनता ने, तीसरा है उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने, चौथा है उसकी उच्च शिक्षा ने। तो इसमें से स्त्री की स्थिति को किसने बदल दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका कूट में जवाब देना है, सॉरी कूट नहीं दिया हुआ है, ऐसे इसका आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने स्त्री की जो परिवार में स्थिति है उसको बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मार्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए हैं वे अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं। रक्त संबंधी परिवार, पुनुलुआ, बहुविवाह, सिंडेस्मियन। तो इसको अवरोही क्रम में बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो उन्होंने बताया था वो बताया था रक्त संबंधी परिवार, यानी परिवार की इस अवस्था में रक्त संबंधियों के मध्य विवाह की आज़ादी थी, मतलब भाई बहन आदि सभी आपस में विवाह कर सकते थे। दूसरा उन्होंने बताया था पुनुलुआ या फिर समूह परिवार, तीसरा उन्होंने बताया था सिंडेस्मियन, और चौथा बताया था बहुविवाह या पितृसत्तात्मक परिवार, और पांचवा उन्होंने बताया था एक विवाही परिवार। देखिए दूसरा जो पुनलुआ या समूह विवाह परिवार है, इसमें क्या होता था, परिवार की इस अवस्था में मतलब कई पुरुषों का विवाह कई स्त्रियों से होता था, और यह जरूरी नहीं होता था कि इसमें स्त्री या पुरुष जो आपस में संबंधी हो, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से वो आपस में भाई या बहन होते थे, मतलब आपस में सगे भाई या बहन, या फिर स्त्रियां जो होती हैं आपस में बहनें या अन्य कोई संबंध उनमें होता था। और तीसरा उन्होंने बताया था सिंडेस्मियन परिवार या युगल परिवार। इसमें उन्होंने बताया था कि एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता था, लेकिन परिवार की सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध का अधिकार होता था सिंडेस्मियन में। चौथा उन्होंने बताया था बहुविवाह या पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें उन्होंने बताया था कि पुरुष की प्रभुता थी और वह कई पत्नियों के साथ विवाह कर सकता था, और इसीलिए जो है यह परिवार जो है बहुपत्नी विवाह हो सकता था, लेकिन परिवार का आरंभिक स्वरूप जो था वो बहुपति था। पांचवा इन्होंने बताया था एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में उन्होंने बताया था कि परिवार में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था, और यह परिवार जो है आधुनिक स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं जिसमें संतानोत्पत्ति को जानबूझकर रोका जाता है। एन अरेस्टेड फैमिली, डाइंग फैमिली, फैमिली एट रेस्ट, गॉन फैमिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन अरेस्टेड फैमिली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पॉलिन कोलिंडा ने भारतीय नाभिकीय परिवार को कई श्रेणियों में बांटा, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी उन्होंने नहीं बताई। पहला है उपनाभिकीय परिवार, दूसरा है अनुपूरित नाभिकीय परिवार, तीसरा है एकल नाभिकीय परिवार, चौथा है एक व्यक्ति गृहस्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल नाभिकीय परिवार। तो पॉलिन कोलिंडा ने जो परिवार के कई श्रेणी बताया था उसमें इन्होंने एकल नाभिकीय परिवार की बात नहीं की थी। इसके अलावा देखिए पॉलिन कोलिंडा ने जो है नातेदारी संबंधों के आधार पर 6 प्रकार के इन्होंने संयुक्त परिवार बताए थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य नीचे वर्णित है, इसमें सही चुनाव करना है। पहला है संयुक्त संपत्ति, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है समान पूर्वज, चौथा है सत्तावादी सत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। संयुक्त संपत्ति, सामान्य निवास, समान पूर्वज, ये क्या है? ये पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य नीचे वर्णित है, सही का चुनाव करें। प्रजा, रति, ज्ञान, धर्म। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजा, रति, धर्म। ये क्या है? ये हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं। इनका एक क्रम है, सबसे पहले होता है धर्म, फिर होता है प्रजा, उसके बाद होता है रति। और ये बताया किसने था? धर्म, प्रजा, रति। ये कहा था कपाड़िया ने, के.एम. कपाड़िया ने। ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ था और बहुत से लोगों ने पीएन प्रभु लगाया है और बोला है कपाड़िया गलत है, लेकिन राइट आंसर कपाड़िया ही है, के.एम. कपाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार को विभिन्न नामों से जाना जाता है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार नहीं है? तारवाड़, इलम, गोको, नोक। तो इसमें से संयुक्त परिवार कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोक। ये संयुक्त परिवार नहीं है। बाकी तारवाड़, इलम, ये गोको, ये सारे क्या है? ये जनजातियों में जो संयुक्त परिवार पाया जाता है उनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नातेदारी शब्दावली निम्नलिखित में से किन संबंधों को व्यक्त करता है? ऑप्शन है रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, 3 पीढ़ियों के संबंधी, सांस्कारिक संबंधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। नातेदारी शब्दावली जो है ये इसके 2 प्रकार होते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। इसके अलावा देखिए सांस्कारिक संबंधी भी होता है, लेकिन मेन जो होता है वो हमारा रक्त संबंधी और विवाह संबंधी होता है। सांस्कारिक संबंधी में जैसे राखी का त्यौहार होता है, भाई बहन या फिर दत्तक पुत्र, ये सभी सांस्कारिक संबंधी होते हैं। और जो रक्त संबंधी होता है ये हमारा पितृ संबंधी, मातृ संबंधी होता है। और इसके अंतर्गत जैसे पिता के पक्ष से संबंधित नातेदारों को लिया जाता है, जैसे पिता, दादा, दादी, ताऊ, चाचा, चाची, ये सारे। और मातृ संबंधी मतलब इसके अंतर्गत जो माता पक्ष से जुड़े नातेदार होते हैं उनको लिया जाता है। और विवाह संबंधी में क्या होता है? विवाह संबंधी में जैसे पत्नी हो गई, ससुर, सास, साला, साली, साढ़ू, ये सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे नंबूदरी ब्राह्मणों की विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता उनमें नहीं पाई जाती है ये बताना है। तो पहला है ये पितृसत्तात्मक होते हैं, दूसरा है ये आगंतुक पति होते हैं, तीसरा है इनमें श्रेष्ठ पुत्राधिकार प्राप्त पाया जाता है, चौथा है ये नायर युवतियों के पति होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये नायर युवतियों के पति होते हैं। ये जो है विशेषता गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेटरी का अर्थ होता है मूल परिवार के सामान्य सदस्यों का समूह, एक गांव को 2 भाग, तीसरा रक्त संबंधी तथा विवाह संबंधियों का समूह, चौथा माता तथा पिता के तरफ का संबंधियों का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल परिवार के सामान्य सदस्यों का समूह, उसे क्या कहते हैं? फ्रेटरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लेवीरेट का अर्थ होता है देवर विवाह या सामान्यतः किन समाजों में पाया जाता है? पहला है द्विवंशीय समाजों में, दूसरा है मातृवंशीय समाजों में, तीसरा है जनजातीय समाजों में, चौथा है पितृवंशीय समाजों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पितृवंशीय समाजों में। लेवीरेट का मतलब होता है देवर विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ संबंधियों के युग्म दिए हुए हैं, इनमें से परिहास संबंधियों का चयन करना है। ऑप्शन है जीजा साली, समधी समधन, देवर भाभी,
सास बहू। तो इसमें से परिहास संबंध कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीजा साली, समधी समधन और देवर भाभी। इनमें जो है जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी इसमें मजाक का संबंध पाया जाता है, ये एक दूसरे से जो है मजाक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दूध लौटाना निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाह है? पहला है समानांतर सहोदरज विवाह, दूसरा है विनिमय विवाह, तीसरा है विलिंग सहोदरज विवाह, चौथा है सहपलायन विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलिंग सहोदरज विवाह। विलिंग सहोदरज विवाह को दूध लौटाना विवाह कहते हैं। देखिए इस प्रकार का जो विवाह पाया जाता है, ये जो है विलिंग सहोदरज विवाह यानी क्रॉस कजिन मैरिज होता है। क्रॉस कजिन मैरिज होता है और इसका उल्लेख किसने किया था? क्रॉस कजिन मैरिज ये किया था टायलर ने। टायलर के द्वारा इस तरह के विवाह का उल्लेख किया गया है। और जो मतलब इसमें जो विषम लिंगी सहोदर होते हैं उनके संतानों के बीच विवाह होता है, जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहन, या फिर जो बहन होती हैं पिता की बहन यानी बुआ के लड़के, और माँ के भाई यानी मामा की लड़की के साथ जो है विवाह को वरीयता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? खासी कनिष्ठ पुत्राधिकार पुत्री अधिकार, दूसरा है नंबूदरी श्रेष्ठ पुत्राधिकार, तीसरा है नायर मातुले, चौथा है टोडा कुवैद। तो इसमें से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए पहला खासी कनिष्ठ पुत्राधिकार ये भी सही है, दूसरा नंबूदरी ज्येष्ठ पुत्राधिकार ये भी सही है, नायर जनजाति मातुले ये भी सही है, टोडा जो है कुवैद ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द्विवंशीय व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन है माता के मातृवंशी एवं पितृवंशी रिश्तेदारों से, दूसरा है पिता के मातृवंशी तथा माता के पितृवंशी रिश्तेदारों से, तीसरा है पिता के पितृवंशी तथा मातृवंशी रिश्तेदारों से, चौथा है पिता के पितृवंशी तथा माता के मातृवंशी रिश्तेदारों से। तो द्विवंशी व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति किससे प्राप्त करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिता के पितृवंशी तथा माता के मातृवंशी रिश्तेदारों से। द्विवंशी व्यवस्था में व्यक्ति को दोनों तरफ से संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नातेदारी शब्दावली में अहम को इंगित करने वाले शब्दों से बोध होता है। पहला है विवाह जन्म संबंधों का, दूसरा है अगली व पिछली पीढ़ी के वंशगत संबंधों का, तीसरा है सहोदर वाली पीढ़ी के संबंधों का। तो देखिए इसका कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अगली व पिछली पीढ़ी के वंशतत्व संबंधों का, तीसरा सहोदर वाली पीढ़ी के संबंधों का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला है प्राथमिक नातेदार रक्त संबंधी, द्वितीयक नातेदार मामा, तीसरा है बहुपतिक व्यवस्था पतियों की अधिकता, चौथा है मातुले माता की प्रधानता। तो इसमें से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए इसमें द्वितीयक नातेदार मामा ये सही है, और बहुपतिक व्यवस्था यानी पतियों की अधिकता बहुत सारे पति ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहले सूची 1 में विवाह का स्वरूप दिया है और दूसरे में जनजातियाँ दी हुई हैं। तो देखिए परीक्षा विवाह किसमें पाया जाता है? तो परीक्षा विवाह पाया जाता है भील में। उसके बाद है परिवीक्षा विवाह, ये पाया जाता है कुकी में। फिर है हरण विवाह, ये पाया जाता है नागाओं में। उसके बाद है सेवा विवाह, ये पाया जाता है बिरहोर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए पहला है गौंड, तो गौंड जनजाति संबंधित है, ये संबंधित है पोसी ओथुर। फिर है भील,
भील किससे संबंधित है? ये संबंधित है गोल गधेड़ों। उसके बाद हो जनजाति, ये किससे संबंधित है? ये है अनादर विवाह पाया जाता है हो जनजाति में। उसके बाद है बैगा, इससे क्या संबंधित है? ये संबंधित है लमसेना। तो ये विभिन्न जनजातियां हैं और उनके बीच जो विवाह पाया जाता है वो उनको क्या बोला जाता है, उससे संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जनजातियों में दहेज प्रथा। ऑप्शन है पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, अत्यंत लोकप्रिय है, कुछ जनजातियों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों में दहेज प्रथा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्रय विवाह कौन सा है? यानी जो धन का लोभ देकर के खरीदते हैं। संघर्ष, असुर, राक्षस या पैशाच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असुर विवाह। जो क्रय विवाह होता है वो कौन सा विवाह होता है? असुर विवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अस्वीकृत विवाहों को अवरोही क्रम में सजाएं। यानी जो विवाह मान्य नहीं है समाज द्वारा। पहला है राक्षस विवाह, दूसरा है असुर विवाह, तीसरा है पैशाच। तो इसको अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले होगा हमारा पैशाच विवाह, उसके बाद दूसरा होगा राक्षस विवाह, तीसरा होगा असुर विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3, 1 और 2। इसके अलावा देखिए विवाह के कितने स्वरूप हैं? विवाह के 8 स्वरूप हैं, जिसमें से 4 विवाह जो है वो मान्य हैं और 4 मान्य नहीं हैं। प्रशस्त कोटि के कौन से विवाह हैं? पहले जो 4 हैं ये प्रशस्त कोटि के हैं, यानी इनको समाज मान्यता प्राप्त करता है। और जो 4 विवाह हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह मान्य हैं। और उसके बाद असुर विवाह, राक्षस, पैशाच और गांधर्व, ये चारों मान्य नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में विवाह का स्वरूप है, दूसरे में जनजातियां हैं। द मदर्स, एक सेकेंड, ये विवाह का स्वरूप नहीं है, इसमें गलत दिया हुआ है, ये बुक्स के नाम हैं। और इधर जो है ये जनजातियों के नाम नहीं है, ये हमारे जो विचारक हैं, लेखक हैं, उनका नाम दिया है, ये गलती से छपा है इसमें। तो देखिए इधर जो बुक्स का नाम है, इधर उनके लेखक हैं, तो इसको मिलाना है। द मदर्स किसकी पुस्तक है? तो ये है ब्रीफाल्ट की, 1 का सी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है वेस्टरमार्क की, दूसरे का डी हो जाएगा। फिर है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ये किसकी है? ये है JF मैकलिन की। उसके बाद है हमारा प्रिमिटिव मैरिज, ये किसकी है? ये है एलिस मॉर्गन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है कम से कम 2 पुरुष तथा 2 महिला, कम से कम 4 पुरुष या 2 महिला, कम से कम 4 पुरुष या 4 महिला, कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला होनी चाहिए गवाह के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार परिवार के प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है सामाजिकरण, चौथा है वयस्क व्यक्तियों का स्थायीकरण। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें तीसरा सामाजिकरण और चौथा वयस्क व्यक्तियों का स्थायीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 4 पार्सन्स के अनुसार परिवार के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के मुसलमानों में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन है मातृवंशी तथा मातृस्थानी, पितृवंशी तथा पितृस्थानी, मातृवंशी तथा द्विस्थानी, पितृवंशी तथा नवस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मातृवंशी तथा द्विस्थानी। लक्षद्वीप के मुसलमानों में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऐसा देखा जाता है कि पश्चिम में एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विवाह करता है।
परंतु एक समय में उसके पास एक ही पत्नी होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रमिक एकल विवाह, अनिरंतर एकल विवाह, सहचर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक एकल विवाह। यानी एक समय में केवल एक ही पत्नी रहती है, बाद में वो मतलब एक पत्नी के न रहते हुए वो चाहे जितनी विवाह करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक समय में एक ही पत्नी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रमिक एकल विवाह। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर लीजिए और आप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।